सुधांशु जी, अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर आती हूं, क्योंकि उन्होंने पहले दिन 7 अक्टूबर को हमले के बाद कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया कि हम फ्री पैलेस्टीन मूव के साथ हैं, कॉज के साथ हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री ने भी पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से फोन पर बात की अस्पताल में हमले के बाद। जिस बिंदु से मैं शुरू करना चाहती हूं वो ये कि अस्पताल पर एक रात पहले हमला होता है, अगले दिन जो बाइडेन वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद बाइडेन की जो बातचीत होनी थी जॉर्डन में, जॉर्डन प्रिंस के साथ, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आने वाले थे, महमूद अब्बास पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट आने वाले थे, उसको जॉर्डन कैंसिल कर देता है, बोलता है कोई बातचीत नहीं होगी। महमूद अब्बास कहते हैं हमें अमेरिका से बात ही नहीं करनी है। पैलेस्टीन ने यहां तक कह दिया हमास ने कि मिली भगत से अमेरिका और इजराइल ये कर रहे हैं। ऐसे में पीएम ने जब फोन किया, वो फोन भी मना कर दिया कि जो बाइडेन से फोन पे भी बात नहीं करेंगे महमूद अब्बास। पीएम ने उनसे बात की है। क्या भारत 2 कदम आगे बढ़कर समझौते की सूरत या फिर किस तरह से इसको देख रहा है, क्योंकि ये कम से कम इंडिपेंडेंट प्लेयर के तौर पर सभी देश भारत को मान रहे हैं, महमूद अब्बास भी मान रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कूटनीतिक दक्षता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति स्थापित की है। आप देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई में सिर्फ वो एकमात्र बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो दोनों से बात कर सकते हैं। पुतिन से भी बात कर सकते हैं, जेलेंस्की से भी। आप देखिए शी जिनपिंग बात करेंगे, पुतिन बात करेंगे, जेलेंस्की बात नहीं करेंगे, बाइडेन बात करेंगे तो जेलेंस्की बात करेंगे, वो नहीं। वही स्थिति यहाँ है। आप सोचिए, पैलेस्टीन के राष्ट्रपति से भी बातचीत और नेतन्याहू से भी बातचीत। दुनिया के बड़े देशों में बहुत कम की ऐसी स्थिति, और दोनों लोग आपसे सम्मान से और विश्वास से बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। दबाव में नहीं। भारत का कोई ऐसा दबदबा नहीं है कि साहब आप हमसे हथियार खरीद रहे हैं तो आपको हमारी गरज है वगैरह वगैरह। इसका मतलब भारत के प्रति एक विश्वास है जो हमने स्थापित किया है। हाँ, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी जो विशंबर दयाल जी ने बात कही, इंटेलिजेंस फेल्योर है, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेल्योर है। अब इससे पहले जो कुछ चल रहा था, इजराइल के अंदर आंदोलन चल रहे थे, जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब उस कारण से सरकार की लापरवाही है या इस ढंग की घटनाओं से देश का नुकसान होता है, ये एक एनालिसिस करने का विषय है। कि जिसको आपको लगता है कि आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे सरकार लापरवाह हो जाती है या क्या होता है, वो एक अलग विषय है। एंड गेम की जो आपने बात कही, मैं बताऊं क्या है। जब एंड गेम दूसरी साइड ये माने कि मुझे इस मुल्क या एक कौम का नामो निशान मिटा देना है। देखिए, उधर से एंड गेम ये यहूदियों का नामो निशान मिटा देना है, इजराइल का नामो निशान मिटा देना है। तो नेतन्याहू का प्लान है उस एंड गेम को ब्लॉक कर देना, और जो इजराइल पिछले 70 सालों में करने में कामयाब रहा। 48 में बनने के बाद स्थिति आई कि 3rd अरब इजराइल वॉर के बाद उसने अपने एरिया का 7 गुना कब्जा कर लिया था। फिर इजिप्ट ने उसको मान्यता दी, सिनाई डिजर्ट वापस किया। वो एंड गेम को एक स्टेज आगे लाने में सफल रहा कैंप डेविड एकॉर्ड के बाद। अब वो एंड गेम, जैसा कि अभी विशंबर दयाल जी ने कहा, हो सकता है उसका एंड गेम ये हो कि गाजा के एक हिस्से को वो खाली करवा ले और फिर दूसरा गाजा। और कौन किसके पीछे है तो मैं नहीं कह सकता। अपैरेंटली थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अमेरिका अब्राहम एकॉर्ड कराने वाला था, उस समय ये काम करवाए, थोड़ा मुश्किल सा लगता है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, ये ईरान का हाथ है, चीन का हाथ है, या अमेरिका का हाथ है, या रूस का हाथ है। मगर इससे एक बात तो बहुत साफ है, अगर जो बात अभी यूके के आपके सांसद कह रहे थे, तो भाई तो इस्लामिक वर्ल्ड को समझना चाहिए कि तुम किस किस के मोहरे बन रहे हो। ये भैया मजहबी जिहाद है या तुम्हारा एक फसाद है जिसमें तुम जाके फंस गए हो। इसको उन्हें समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको ऑन द एक डिफरेंट नोट पे कहूंगा। आपको याद हो, हमारे केरल के गवर्नर आरिफ साहब ने एक बार एक कोट किया था कि राजीव गांधी जी के समय में उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने एक बात बोली थी शाबानो केस के रेफरेंस में कि तुम क्यों मुसलमानों के इस मामले में पढ़ना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है ये रिग्रेसिव है। तो वर्ड कोट अनकोट उनका ये था कि मुस्लिम अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो उन्हें पड़े रहने दो ना, तुम क्यों उठाने में लगे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से, अरे आप समझो भाई, ये लोग सब मिलकर आपको गटर में तो नहीं डालना चाहते। और एक और लाइन कह दूं, इजराइल ने तो 75 साल में अपने को इतना डेवलप कर लिया कि उसने आयरन डोम मिसाइल कंट्रोल सिस्टम बना लिया मिसाइल को ट्रैप करने के लिए, और आप जो हैं पानी के पाइप से मिसाइल बना रहे हैं जनाब। अरे सोचिए ना, आप गटर के पानी के पाइप से मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं। वो मिसाइल का आयरन ड्रोम बना रहा है जिसको दुनिया के बड़े बड़े देश, जैसे आपने यूरोप का, अरे यूरोप वालों की गरज है कि उससे खरीदे।
सोफिस्टिकेटेड में। तो मेरे भाई 75 साल की मैं फिर कह रहा हूं, ये मजहबी उन्माद के मकड़ जाल से तुम्हें क्या हासिल हुआ? और अगले 20-25 साल के बाद पेट्रोलियम का पैसा भी खत्म होगा, तो मुस्तकबिल क्या है जरा गौर से देखो, थोड़ी दानिश्वरी से देखो, थोड़ी दानिशमंदी से देखो, तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। मेरा ये विचार है। ठीक है जनरल दयाल। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर दुनिया जिस तरह से आज अशांति में है और यूएन की कोई से नहीं बची है और सब कहीं ना कहीं वो ले रहे हैं, भारत एक ऐसा मुल्क है, ये बुद्ध और गांधी का मुल्क है, अगर कहीं पीस स्टार्ट हो सकती है तो यहां से पीस इनिशिएटिव स्टार्ट हो सकता है। अगर हम न्यूट्रल रहें और हम पीस इनिशिएटिव लें तो बहुत मुल्क हैं ऐसे, ब्राजील है, बहुत कंट्रीज हैं जो हमारे साथ, साउथ अफ्रीका है, जो शायद हमारी इस मुहिम में ज्वाइन करें, बिकॉज दुनिया को शांति चाहिए वरना अनर्थ होएगा। दूसरी बात, देखिए नेतन्याहू का आप एक बेसिक कैरेक्टर देखिएगा और उसका बेसिक कैरेक्टर ये है कि डिस्ट्रॉय एज, मतलब वो तो एक्शन वर्सेस रिएक्शन नहीं करते, वो तो 5 टाइम्स रिएक्शन करते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो अगर आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस पहुंच जाओगे। और कोई भी जो अरब कंट्रीज है ना, वो कोई फिजिकल हेल्प नहीं करती हैं, वो कोई एड नहीं देती हैं, वो कोई, उनके पास कुछ दम नहीं है। सीरिया में क्या है, तो बॉर्डर नहीं खोल रही, इजिप्ट बॉर्डर नहीं खोल रहा, बिकॉज इजिप्ट में अगर चले गए तो ये आप देखो ना, एक चीज मानता है ये कंट्रीज, आप उनकी बात समझो, जहां गए हैं एक्सेप्ट बांग्लादेशी रिफ्यूजीज इन 1971, जो भारत को फख्र से कहना चाहिए, जो वापस बांग्लादेश चले गए, आज तक रिफ्यूजी जहां हैं वहां से वापस नहीं गए दुनिया में। आज तक हम इतना बड़ा मुल्क है, जम्मू से अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को श्रीनगर नहीं भेज पाए हैं। ये हकीकत है। इजराइल ये जानता है, इजिप्ट, ये जॉर्डन जानता है कि ये आगे तो फिर बस गए, यहां से कोई वापस नहीं जाएगा। जनरल सिवाच। देखो, ये इसमें कोई शक नहीं अंजना, ये सच्चाई है, ये विडंबना है कि मुस्लिम वर्ल्ड वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर आज वो पैलेस्टाइन के कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। रफा अभी जो बॉर्डर है इजिप्ट के साथ वो खुला नहीं, इंटरनेशनल एड नहीं आई। और ये सच्चाई है कि आज ये डरते हैं कि कहीं ना कहीं पैलेस्टीन उधर आ गए तो फिर ये वापस नहीं जाएंगे। मगर ये तो सच्चाई है कि कोई भी एड देने को तैयार नहीं, कोई मदद नहीं करने को तैयार है, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान थे, चाहे ये अभी पैलेस्टाइन। वाकई ट्रेजेडी है, ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में मुस्लिम वर्ल्ड आगे आना चाहिए, उनको एड देनी चाहिए, उनको अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, पर ये नहीं होगा। और ये सच्चाई है कि अब ये ट्रेजेडी का क्या होगा, क्या ह्यूमन ट्रेजेडी है। जब लड़ाई होएगी और अभी स्टार्ट है और ग्राउंड अटैक होगा, कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। और ये सोचना कि इजराइल बड़ी जल्दी जीत लेगा, ये भी एक मुझे लगता है गलतफहमी है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये टनल डिफेंसेस की है, तो इजराइल को भी बहुत नुकसान होगा। मगर इसके अंदर जो सिविलियंस हैं पैलेस्टीनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ी दुख की बात है। जब बात आती है कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर जंप मारना शायद अमेरिका, क्योंकि ऐसा लगता नहीं। अब्राहम अकॉर्ड किया, उसको सब फायदा I2U2। अगर यहाँ पीस आती है, यहाँ इकोनॉमी बढ़ती है, भारत मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनता है, तो यहाँ का मापदंड बदलता है और अमेरिका को उसका बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, 10 साल में जो ऑयल है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव आ जाएंगे। तो ऐसे में ये एक मार्केट आ रही थी। मुझे लगता है ये रूस और चीन के फायदे में नहीं था। चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके बरखिलाफ है ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। और कहीं ना कहीं रूस को इसका ये फायदा है कि अब जो फोकस था रूस यूक्रेन वार में, कहीं ना कहीं ये फोकस अभी शिफ्ट इजराइल हमास लड़ाई पे हो जाएगा, जो उसको थोड़ा सा फायदा है। पर मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में लड़ाई ये लंबी चलेगी, इसके अंदर हिजबुल्लाह इमीडिएटली जंप मारेगा, ईरान कोशिश करेगा, मगर जिस प्रकार से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में अमेरिका ने लगाए हैं, इससे मुझे लगता है ईरान नहीं करेगा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगता कि ईरान इसके अंदर आएगा, मगर ये लड़ाई लंबी चली, क्या होगा कैसे होगा इसको एक प्रकार प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। मगर ये एक सच्चाई है, इसके अंदर बहुत कैजुअलिटी होने वाली है। और होस्टेजेस का क्या होगा। सुधांशु जी एक पॉइंट कह रहे हैं। मैं इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस देना चाहता हूं, राजनीतिक दृष्टि से अलग हटके। देखिए, जो इस्लामिक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है वो कितना यथार्थ है समझिए। पाकिस्तान बना इस्लामिक ब्रदरहुड पे 25 साल में टूट गया और आज वहां लड़ाई हो रही है। ये जो अरब वर्ल्ड है ये भारत से जनसंख्या में कम है टोटल मिला के, हम एक राष्ट्र के रूप में बचे हैं। ये भी एक राष्ट्र था, उमैयद खलीफत, अब्बासी खलीफत, रशीदन खलीफत के जमाने में ये सब एक राष्ट्र थे। आज क्यों नहीं एक राष्ट्र रह पाए? इनके भी पास एक जमाने में बहुत नॉलेज थी, बैतुल हिकमत बगदाद का,
कारण जानते क्या हो गया? लड़ाई में ज्यादा पड़ गए। जब लड़ाई की प्रवृत्ति हो जाती है तो पढ़ाई की मानसिकता खत्म हो जाती है और उसके बाद बर्बादी की इबारत लिख दी जाती है। मिलिट्री पावर नहीं है, तो मैं इसीलिए ईरान को छोड़ के इनके पास मैं इसीलिए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो अपनी जगह है। इस्लामिक वर्ल्ड के जो आलिम फाजिल हैं वो समझें कि पूरी दुनिया में ये जो तबाही का मंजर दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, और भारत के लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो अपना संभाल के रखें और कंस्ट्रक्टिव योगदान दें। उसी लड़ाई में न पड़े, पढ़ाई पे ध्यान दें, लड़ाई पे कम ध्यान दें। आप कह रहे थे ईरान था अरब वर्ल्ड में, अंजना जी, हकीकत ये है कि ईरान को छोड़ के किसी के पास ऑफेंसिव पावर नहीं है, ऑफेंसिव मिलिट्री पावर नहीं है। सिर्फ इतनी मिलिट्री पावर है कि अपना डिफेंस कर सके। तभी तो अमेरिका की तरफ डिपेंडेंट थे। इनके पास सब पैसा होता हुआ, मॉडर्नाइजेशन होता हुआ, इनके पास कोई सोल्जर नहीं है। जो इनकी ईरान, इराक दो पावरफुल कंट्री, सऊदी अरेबिया हो तो, यूएई हो तो, ये तमाम देश, तमाम देश। हाँ, ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने कैसे बर्बाद किया था? देखिए, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसने उसको ऐसा परवेजिव कर दिया कि महीनों तक उनका रिएक्टर गलत रीडिंग देता रहा और वो तबाह हो गया। सोचिए टेक्नोलॉजी क्या करती है। सीरिया को 2007 में एटम बम बनाने नहीं दिया, 81 में इराक को नहीं बनाने दिया, अभी ईरान को नहीं बनाने दिया। इसीलिए मैंने कहा टेक्नोलॉजी का जमाना है, लड़ाई का जमाना नहीं है। भावना में मत बहो, बुद्धि से सोचो। ठीक है पांडे साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो ध्रुवीकरण हो रहा है धार्मिक आधार पर, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आने वाले समय के लिए अगर अरब देश सब एक साथ होते हैं, लगभग 57 देशों ने कहा है कि वो हमास के साथ हैं, तो ये एक सूचना देता है पूरे विश्व को कि अब आगे और भी अत्याचार के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि कोई भी लॉजिक नहीं लगा रहा। 57 देशों ने ये नहीं कहा है सर कि वो हमास के साथ है, वो फिलिस्तीन के साथ है। यही तो वर्ल्ड को डिफरेंशिएट करना है हमास और फिलिस्तीन के बीच में। क्योंकि आप देखिए, सऊदी अरब अभी भी बहुत सोच समझ के बयान दे रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आम लोगों पर हमले रुकने चाहिए। हमास को तो उन्होंने भी बैन किया हुआ है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। केवल 31% फलस्तीनी जो है हमास के समर्थक हैं, हाँ। बाकी सब उनके विरोधी हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर बन के आ रही है वो केवल हमास की वजह से आ रही है। जो फलस्तीनी गाजा पट्टी में हैं उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो इतना एक्टिव हो चुका है कि वो उनके नियंत्रण के बाहर है। और निश्चित रूप से, जैसा कि बार बार ये उदित किया जा रहा है कि उनके पीछे कोई और एलिमेंट है। क्या वो एलिमेंट का जो एजेंडा है, जो हिडन एजेंडा है, जब तक वो सामने नहीं आएगा, उसको प्रयास ही किया जाएगा समझने का, तब तक उसका विरोध कैसे करेंगे आप? क्योंकि ध्रुवीकरण ये बनता रहेगा, ये इतिहास है। इतिहास में क्या हुआ हम उससे सीख नहीं रहे, दुर्भाग्य ये है। और जिस प्रकार से अमेरिका जो है सहायता कर रहा है, इजराइल की हथियार दिया जा रहे हैं, उसी प्रकार से जो लड़ाई इतनी लंबी, सोचिए आप खिंच गई, 15 दिन से ऊपर होने वाले हैं और उनको सभी जो अभी तक उनके रॉकेट आ रहे हैं, तो ये बताता है कि एक सोची समझी नीति के अनुसार हमास ने यह हमला किया और वो विभत्सिका जो दिखाई गई वो निश्चित रूप से अमानवीय थी। आगे किस प्रकार से इसको नियंत्रण किया जाएगा, इसके पर निश्चित रूप से बहुत गहन विचार की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे हम चर्चा करके किसी तरह हम जा नहीं रहे, हाँ। दिशाहीन है। हाँ। जरूरी है कि हम इस पर सब लोग एक साथ बैठ के सोचें कि किस प्रकार हल करें। संवाद के अलावा कोई और तरीका हो नहीं सकता। आगे की जो दिशा है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू तय कर रहे हैं, एक व्यक्ति और एक देश। और इसीलिए अगर उसमें खतरा भी दिख रहा है विश्व को, तो कौन क्या कर सकता है बहुत ज्यादा। जब जो बाइडेन जा रहे थे ये चर्चा चल रही थी कि ही विल आस्क वेरी टफ क्वेश्चंस ऑफ मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मामला क्या हो गया है और कैसे हथियार पहुंच रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो भी विश्व देख रहा है। बहरहाल इस खबर